हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बहुपद। अब देखो, इस चैप्टर की प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुपद क्या होता है, साथ में बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद में शून्यक क्या होते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो इनके बारे में जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप इसके क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो बड़ी आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इनके कॉन्सेप्ट से। देखो, बहुपद में सबसे पहले आता है पद। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि बहु का मतलब होगा बहुत सारे, और आगे हमें दिया है पद। तो पद क्या चीज़ होती है, इसको सिंपल सी भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें एक संख्या होती है और एक अक्षर होता है, और उनको आपस में क्या करना होता है, गुणा करना होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे मैंने लिख दिया 2x, तो 2 देखो एक संख्या है, गुणा x एक अक्षर है। अब जैसे x की जगह पे y भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 x की जगह पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो पद होता है उसमें एक संख्या होती है और साथ में एक अक्षर होता है। अब देखो, संख्या कुछ भी हो सकती है और अक्षर कुछ भी हो सकता है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है? तो पद तो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे आता है बहुपद। अब जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा होगा ना, बहु का मतलब होगा बहुत सारे, और पद का मतलब ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, मतलब अनेक पदों को जब जोड़ा या घटाया जाता है। यानी या यहाँ पे बीच में या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने ये कोई पद लिख दिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले तो इसमें मैंने आपको बोला ना कि पद में क्या होता है, एक अक्षर होता है और एक संख्या होती है। तो यहाँ पे देखो, एक अक्षर है, एक संख्या है। वैसे ही यहाँ पे भी एक अक्षर है, एक संख्या। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये अक्षर हो गया, ये संख्या हो गई। वैसे ही यहाँ पे 1 आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पे अगर मैं x की घात 0 से गुणा कर दूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारी संख्या हो गई, ये हमारा अक्षर हो गया। तो कितने पद हैं इसमें? 1, 2, 3 पद हैं इसमें, ठीक है? और इनको आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। देखो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है। अगर माइनस भी होता तो तब भी हम इसको बहुपद ही कहते। तो बहुपद भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक? देखो, 2 चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद आगे आता है हमारे पास बहुपद के प्रकार, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो, बहुपद एक पदीय भी हो सकते हैं, द्विपदीय भी हो सकते हैं और त्रिपदीय भी हो सकते हैं। एक पदीय होने का मतलब जिसमें केवल एक पद होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2x, तो केवल कितने पद हैं? एक पद हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो टोटल कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो इसको हम त्रिपदीय कह सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। एक पदीय का एग्जाम्पल वही मैंने आपको बताया, 2 इंटू एक्स, मतलब केवल एक अक्षर और एक संख्या होनी चाहिए, उसको हम एक पदीय कह सकते हैं। जैसे इसके और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3x क्यूब, तो ये कितना हो गया? ये एक अक्षर हो गया और ये एक संख्या होगी, तो ये भी यहाँ पे केवल एक ही है, तो एक पदीय। वैसे ही एक भी एक पदीय हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक को मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा x की घात 0, तो ये अक्षर हो गया और ये संख्या होगी, ठीक? तो एक पदीय के एग्जाम्पल आपने देख लिया। वैसे ही दूसरा होता है द्विपदीय, मतलब जिसमें 2 पद होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, एक पद ये है और एक पद ये वाला है, तो टोटल 2 पद हो गए। वैसे त्रिपदीय मतलब जिसमें 3 पद होते हैं। जैसे पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, तो आपको पता चल गया होगा कि एक पदीय क्या होता है, द्विपदीय क्या होता है, त्रिपदीय क्या होता है। इतनी सारी चीज़ें होगी। उसके बाद इसमें आगे आता है रेखीय, द्विघात और त्रिघात। जैसे मैंने पद के रूप में ये लिखा ना कि बहुपद के प्रकार पद के रूप में 3 प्रकार के होंगे, कि एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। अब ये घात के रूप में है। जो बहुपद के प्रकार है ये घात के रूप में है, ये भी आपको समझना है, ठीक है? घात होने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तो यही चीज़ें हमें समझनी है। सबसे पहले आता है रेखीय, ये इसको रैखिक भी बोला जाता है। तो रैखिक में क्या होगा? जो सबसे बड़ी घात होगी, मतलब जो x या y, जो चर पद हमें दिया है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वो केवल 1 होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिख रहा होगा, इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, तो इसको हम रेखीय बोल सकते हैं। वैसे द्विघात में क्या होगा? x की सबसे बड़ी घात 2 होती है, और त्रिघात में क्या होगा? x की सबसे बड़ी घात 3 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। रेखीय में सबसे बड़ी घात 1 होगी, द्विघात में सबसे बड़ी घात 2 होगी और त्रिघात में सबसे बड़ी घात 3 होगी, ठीक? तो ये चीज़ अभी क्लियर होगी। उसके बाद आगे आता है बहुपद की घात। अब बहुपद की घात का मतलब क्या होगा? जो सबसे बड़ी संख्या होती है। अब देखो, सबसे बड़ी कौन-सी संख्या? यहाँ पे,
ऊपर पावर में जो भी सबसे बड़ी संख्या होती है, वही उसकी घात होती है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ना कि इसमें देखो सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है, क्योंकि 1 को मैं x की घात 0 लिख सकता हूँ। तो देखो 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 1 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे ये रेखीय होगा। इसमें x की सबसे बड़ी घात है 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघात होगा। इसमें x की सबसे बड़ी घात 3 है, इसका मतलब ये त्रिघात होगा। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x की सबसे बड़ी घात क्या है? 5 है, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक? तो घात के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अब देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी एक दूसरा एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 4 है, मतलब ये जो समीकरण हमें दी है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुपद जो दिया है, इसकी सबसे बड़ी घात 4 है, तो इसीलिए इसकी घात 4 हो जाएगी, ठीक है? अब ये चीज़ आपको ये समझनी है, नोट करके मैंने यहाँ पे लिखा गया है कि बहुपद की जो घात होती है, वो हमेशा ही एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होने का मतलब क्या है कि जहाँ पे ये जो घात है ना, ये कभी भी वर्गमूल में संख्या नहीं हो सकती, या ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती, या कोई भिन्न के रूप में संख्या नहीं हो सकती। ये आपको ध्यान रखना है कि ये 3 चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगर इसकी घात वर्गमूल में आती है, या कोई ऋणात्मक संख्या आती है, या कोई भिन्न में संख्या आती है, तो तब हम उसको बहुपद नहीं कह सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। बहुपद हम तभी कहेंगे जब घात हमेशा पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते-करते कितने भी नंबर आ सकते हैं, बट पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है? तो इतने कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गए। अब उसके बाद आगे दिया है बहुपद के शून्यक। अब हमें क्या करना है? देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये 9th का कॉन्सेप्ट था। अब 10th का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। देखो चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, वो उसके शून्यक हो जाते हैं। अब शून्यक का मतलब क्या है कि इसका मान हमें जैसे अगर मुझे इसका मान निकालना है पहले, तो शून्यक निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है? अब इसकी वैल्यू हमने 0 रख दी, तो यहाँ से पहले x का मान निकालेंगे। तब हम कह सकते हैं कि हम उसके शून्यक निकाल देंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। जैसे x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5x बराबर होगा -1। अब 5 को नीचे लेके आएँगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/5। मतलब x की जगह पे अगर मैं माइनस में 1/5 रखता हूँ, ये वाली बहुपद है हमारे पास 5x धन 1। अब x की जगह पे -1/5 रख दो, तो ये 0 आएगा। देखो रख के देख लो, 5x की जगह पे -1/5 रखेंगे और प्लस में 1, तो इससे ये काटेंगे, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 1, जो कि 0 आ रहा है। ठीक है? यही चीज़ यहाँ पे शून्य के बारे में बताया गया है कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। देखो यहाँ पे चर का मान क्या आ रहा है? -1/5 आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो शून्यक के बारे में भी हमने बता दिया। अब देखो आगे दिया है कि बहुपद की जो घात होती है, वो बराबर होती है शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या का मतलब क्या है? जैसे बहुपद की घात यहाँ पे कितनी है? 1 है, तो कितने शून्यक आएँगे? केवल 1 शून्यक आएँगे। बहुपद की घात यहाँ पे भी 1 है, तो कितने शून्यक? केवल 1 शून्यक। जैसे यहाँ पे बहुपद की घात 2 आ रही है, तो यहाँ पे इसके कितने शून्यक आएँगे? 2 आएँगे। जैसे यहाँ पे बहुपद की घात सबसे बड़ी 3 है, तो इसके कितने शून्यक आएँगे? 3। और मतलब शून्य का मतलब ये समझ सकते हैं कि x के 3 मान पे ऐसे होगा, जहाँ पर ये वाली जो वो पूरी वैल्यू है, ये 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, मतलब x की घात 2 है, तो यहाँ पे x के 2 मान ऐसे आएँगे जहाँ पे इस पूरे की वैल्यू 0 होगी। अब इसको एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि ये दोनों आपस में बराबर क्यों होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रैखिक बहुपद के बारे में बात करता हूँ। कोई रैखिक बहुपद मैंने ले लिया, तो रैखिक बहुपद ले लिया 2x + 8। अब देखो क्योंकि मुझे इसके शून्यक निकालने हैं, तो इसकी वैल्यू मैं 0 कर दूँगा। तो यहाँ पे पहले मुझे x का मान निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर 8 को इधर लेके आएँगे, तो -8 होगा। अब 2 को नीचे लेके आएँगे, तो x का मान आएगा हमारे पास -8/2, जो कि -4 हो जाएगा। ठीक है? तो x का मान हमारे पास आया -4। अब क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना कि बहुपद की जो घात होती है, वही उसमें शून्यकों की संख्या होती है। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 1 है, इसीलिए इसका केवल एक ही शून्यक निकलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला, x का मान -4 आएगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो कभी भी वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये वाली वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है? देखो रैखिक है, इसीलिए केवल एक शून्यक निकाला। अब अगर मैं द्विघात की बात करता हूँ, तो कोई द्विघात बहुपद मैंने ले लिया x² धन 7x + 10। अब देखो सबसे पहले हमें ये द्विघात बहुपद के बारे में काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इस वाले चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हैं द्विघात बहुपद के बारे में।
तो पहले ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद को कैसे लिखा जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे बड़ी घात, द्विघात मतलब सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसको मैं 1 मान सकता हूँ। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि 1 की जगह पे a मान लो, साथ में ये हो जाएगा x स्क्वायर, धन 7 की जगह पे b मान लो, साथ में हो जाएगा x प्लस, और 10 की जगह पे c मान लो। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद को लिखा जाता है, ठीक है? a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c जहाँ पे भी आप देखो तो इसका मतलब वो द्विघात बहुपद है। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है और ये वाला थर्ड है। तो इनके जो नंबर है ना, पहले ये करेंगे कि जो फर्स्ट वाला नंबर है और जो थर्ड वाला नंबर है, पहले नंबर पे क्या है 1 है, तीसरे वाले नंबर पे क्या है 10 है, तो इनको आपस में गुणा किया जाता है। तो 1 गुणा 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। अब हमें 10 के 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ के और घटा के मुझे बीच वाला नंबर मिले। जैसे जो 10 है उसके गुणनखंड करो, तो 10 को मैं क्या-क्या लिख सकता हूँ? एक तो लिख सकता हूँ 1 गुणा 10, उसके बाद और क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। अब देखो इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है, तो मुझे इन दोनों में से ऐसी चीज़ देखनी है, चाहे जोड़ के या घटा के मुझे बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। अब कैसे मिलेगा? देखो अगर मैं 10 प्लस 1 करता हूँ तो यहाँ से मुझे 11 मिल रहा है, जबकि मुझे तो 7 चाहिए, तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब इस दोनों को घटाता हूँ तो देखो यहाँ से 9 मिल रहा है, तो मुझे 7 चाहिए तो 9 भी नहीं चाहिए, तो इस वाले को हम छोड़ देंगे। वैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। अब आपको दिख रहा होगा मुझे 7 ही चाहिए, मतलब ये जो 10 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, और इनको अलग-अलग करके क्योंकि मुझे 7 चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस 5। तो ये जो बीच वाला भाग है ना, इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए। तो यहाँ पे इसके बदले में लिख सकता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग धन, अब 7 की जगह पे 2 और 5 लिख दो तो ये हो जाएगा 2। अब क्योंकि साथ में x भी है तो x यहाँ पे भी आएगा। वैसे ही 5, अब क्योंकि x भी है तो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है? प्लस 10 बराबर होगा 0। अब आपको दिख रहा होगा 7x को मैंने 2x धन 5x में तोड़ दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो यही चीज़ वापस आएगी। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या करेंगे, 2-2 के जोड़े बनाएँगे इस प्रकार से। ये मैंने 2-2 के जोड़े बना दिए। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जो x स्क्वायर है इसको मैं x गुणा x लिख सकता हूँ, प्लस जो 2x है इसको मैं 2 गुणा x लिख सकता हूँ। तो देखो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 1x यहाँ पे बचेगा प्लस 2 यहाँ पे बचेगा। तो इसके बदले मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे x मैंने कॉमन निकाल दिया तो x प्लस 2 इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 5x है तो 5 गुणा x धन 10 ये है। तो जो 10 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 गुणा 5। अब इनमें क्या-क्या कॉमन है, देखो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये 10 ऐसे में है 2 गुणा 5। तो ये मैं इसके बदले ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5 इंटू एक्स प्लस 2, इतनी चीज़ें होगी। अब आपको दिख रहा होगा x प्लस 2 यहाँ पे भी है, x प्लस 2 यहाँ पे भी है। तो x प्लस 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो x प्लस 2 यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पे केवल x बचेगा, और x प्लस 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे केवल 5 बचेगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x प्लस 2 1 निकला, x प्लस 5 1 निकला। अब क्या करेंगे हम, एक बार ये वाली वैल्यू को 0 करेंगे, एक बार ये वाली वैल्यू को 0 करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x धन 2 बराबर होगा 0, और यहाँ पे होगा x धन 5 बराबर होगा 0। अब 2 को इधर लेके आओ तो x का मान यहाँ से निकला -2 और यहाँ से निकला -5। तो जैसे मैंने आपको बोला था ना कि रैखिक में क्या होता है, केवल 1 निकलता है, मतलब इसकी वैल्यू केवल 1 निकलेगी, या शून्यकों की संख्या केवल 1 निकलेगी, जो कि हमने यहाँ पे निकाली थी, -4 आ रहा था। अब द्विघात में क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है इसीलिए इसके 2 शून्यक निकले, एक x का मान -2 और एक x का मान -5। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे x है वहाँ पे अगर मैं -2 रखूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे -2 रख के देख लो, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर साथ में प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पे x की जगह पे -2 रखो तो -2 का वर्ग धन 7 गुणा -2 प्लस 10 ये हो जाएगा। अब -2 का स्क्वायर होगा 4, फिर ये हो जाएगा -7 गुणा 2 14 प्लस ये हो जाएगा 10। इनको जोड़ेंगे तो 14 -14, तो देखो यहाँ से 0 आ रहा है।
ठीक है। वैसे x की वैल्यू अगर मैं -5 भी रखता हूँ तब भी हमें 0 मिलेगा। यहाँ पे रख के देख लो तो ये हो जाएगा -5 का वर्ग धन ये हो जाएगा 7 गुणा -5 प्लस में 10। अब देखो 5 का वर्ग होता है 25 और साथ में -7 पंजे 35 प्लस 10। अब इन दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे तो 25 और 10 ही होगा 35 -35, यहाँ से भी देखो 0 आ रहा है। तो केवल 2 ही x की वैल्यू ऐसी होंगी जहाँ पे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। कौन-कौन सी? एक -2, -5। अब इसके 2 शून्य क्यों आए? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 थी। अगर सबसे बड़ी घात 3 आती तो x के 3 मान निकलते, सबसे बड़ी घात 4 आती तो x के 4 मान निकलते। अब देखो इन दोनों की आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी तो ये -2 और -5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो अगला कॉन्सेप्ट इसमें है द्विघात बहुपद के शून्यकों और चर के बीच में संबंध। शून्यक और चर के बीच में क्या संबंध होता है वो हमें निकालना है। तो इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो शून्यकों का योग होता है वो होता है -b/a। -b का मतलब यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण को तो इस प्रकार से होती है ना, कोई भी द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होती है। तो अगर मैं इसके साथ में इसका कंपैरिज़न करूँ तो ये यहाँ पे इस प्रकार से है x² प्लस यहाँ पे होगा 7x प्लस यहाँ पे है 10 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे a का मान देखो, a का मान हमारे पास आ गया 1, बी का मान देखो यहाँ पे आ गया 7 और सी का मान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10। ठीक है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो शून्यकों का योग होता है वो -b/a होता है और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो c/a होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस वाली समीकरण की अभी बात हो रही है। तो यहाँ पे शून्यक हमने एक निकाला x बराबर -2, एक निकाला x बराबर -5। तो एक शून्यक है हमारे पास x बराबर -2 और दूसरा है x बराबर -5। अब अगर मुझे ये शो करना है कि ये इसके बराबर होता है कि नहीं होता है। देखो सबसे पहले तो शून्यकों का योग हमें निकालना है। तो शून्यक हमारे पास एक है दो -2 एक है -5। तो योग का मतलब इन दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योग। कितना आ रहा है? जोड़ेंगे तो -2 प्लस -5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2 -5 तो हमारे पास आ गया माइनस में 7। तो शून्यकों का योग हमारे पास आया कितना? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो योग है वो आया हमारे पास माइनस में 7। अब देखो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस में b/a। तो -b/a मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो माइनस देखो b का मान भी हमारे पास यहाँ पे है, कितना है 7 और बटे में a का मान हमारे पास है यहाँ पे कितना है 1 है। तो ये भी कितना आ रहा है -7। तो आपको दिख रहा होगा इनका योग -7 आ रहा है और -b/a की वैल्यू भी -7 आ रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गई कि शून्यकों का जो योग होता है वो -b/a के बराबर होता है, जो कि मैंने तरीका आपको बता दिया। ठीक है। वैसे ही शून्यकों का गुणनफल अगर हमें निकालना है तो वो होता है c/a के बराबर। देखो करके देख लो। शून्यक हमारे पास एक है -2 एक है -5। तो यहाँ पे मैं अगर गुणनफल निकालता हूँ, गुणनफल लिख देंगे पहले, तो इन दोनों को आपस में गुणा करना होगा। तो -2 गुणा -5 कितना आ रहा है? देखो माइनस माइनस का होगा प्लस, 5 गुणा द 2 ये होगा 10। तो मतलब शून्यकों का गुणनफल आ रहा है 10। अब देखो गुणनफल किसके बराबर है? c/a के बराबर है। तो यहाँ पे c/a का मान भी निकाल दो। c है हमारे पास देखो यहाँ पे कितना है 10 है और a कितना है? a हमारे पास 1 है। तो 10/1 लिखो या 10 लिखो एक ही बात है। तो शून्यकों का गुणनफल भी c/a के बराबर आ गया। अब देखो ये तो केवल इस वाले क्वेश्चन के लिए था। अगर मुझे सारों के लिए ये चीज़ निकालनी है तो मैं कैसे निकालूँगा? यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहले ये सारी चीज़ें मैं मिटा दूँगा इसको, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमारे पास समीकरण ये वाली है। क्या है हमारे पास? ax² प्लस bx प्लस c। अब क्योंकि इसके शून्यक निकालने हैं तो ये बराबर कर दो 0। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये पूरी वाले समीकरण को a से भाग करेंगे। तो a से यहाँ पे भी भाग करना होगा, यहाँ पे भी भाग करना होगा। अब a का भाग यहाँ करने का मतलब क्या है? a का भाग इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a बटे में ax का वर्ग धन b बटे में ax धन c बटे में a बराबर a/0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखो a से a कटेगा तो हमारे पास आएगा x² धन b बटे में a x धन यहाँ पे हो जाएगा c बटे में a बराबर 0। अब आपको दिख रहा होगा b बटे a का मान क्या है हमारे पास? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग देखो अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो अब शून्यक को ऐसे मानते हैं कि एक होता है अल्फा शून्यक और एक होता है बीटा, मतलब दो अलग-अलग शून्यक हैं। तो एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा। इसके बदले में यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा।
और शून्यकों का गुणनफल एक अल्फ़ा मान है, दूसरा बीटा मान है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुणा बीटा ऐसे लिख सकते हैं। योग में अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल में अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसे मान सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर जो बी बटा ए है, बी बटा ए देखो यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे माइनस है बट यहाँ पे केवल बी बटा ए है। तो एक काम कर दो, ये जो माइनस है इसको इधर लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में शून्यकों का योग। बी बटा ए के बदले माइनस में शून्यकों का योग मैं लिख सकता हूँ, मतलब जहाँ पे बी बटा ए है वहाँ पे माइनस में शून्यकों का योग लिख सकता हूँ। तो मैं केवल अभी खाली योग लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा योग, साथ में एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सी बटा ए। देखो सी बटा ए का मतलब क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे केवल मैं गुणनफल लिख रहा हूँ, तो ये हमने लिख दिया गुणनफल, ठीक है? आप समझ जाना ये शून्यकों का गुणनफल है, तो ये बराबर होगा 0 का। अब देखो यहाँ से एक चीज़ हमें निकलती है, या एक चीज़ एक फ़ॉर्मूला हमें मिला यहाँ से, कि अगर हमारे पास केवल क्या दिए हैं, शून्यक दिए हैं, हमारे पास शून्यक दिए हैं और हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं पता है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये द्विघात समीकरण हमें नहीं पता है, हमें केवल ये चीज़ पता है, तो हम इस वाले फ़ॉर्मूले से ये द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो द्विघात बहुपद होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग धन शून्यकों का गुणनफल। देखो वही चीज़ मैंने लिखी है ना, तो इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो मैंने आपको बोला कि एक को अल्फ़ा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि मान लीजिए ये वाली समीकरण हमें नहीं पता है। हमें केवल क्वेश्चन में ये दिए है कि 2 शून्यक हमें दिए हैं और हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो तो पहला शून्यक ये है तो इसको अल्फ़ा मान लो, तो अल्फ़ा बराबर -2 होगा। दूसरा शून्यक बी वाला है तो इसको बीटा मान लो, तो बीटा बराबर -5 होगा। अब इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, साथ में यहाँ पे एक्स भी होगा, ठीक है? अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा है हमारे पास -2 तो ये होगा -2 और बीटा है हमारे पास -5 तो ये हो जाएगा -5, साथ में एक्स भी है तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा तो ये हो जाएगा -2 इंटू -5। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये आपस में जुड़ जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा, और माइनस माइनस का ये होगा प्लस और यहाँ पे होगा 10। अभी देखो ये भी माइनस माइनस का प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो आपको दिख रहा होगा हमारे पास क्या थे, केवल 2 शून्यक दिए थे, हमने इससे समीकरण बना दी। देखो यही चीज़ तो आ रही है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10। तो अगर हमारे पास केवल शून्यक भी दिए हैं तो हम द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें पता होने चाहिए, तभी जाके आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं आज की पहली प्रश्नावली। देखो पहली प्रश्नावली में हमें ये दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10। देखो इसमें दिया गया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हमें निकालनी है। अब देखो जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो शून्यकों की संख्या होती है वो x अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु के बराबर होती है। तो ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस। तो x एक्सिस पर ये जो लाइन है जितनी बार कट करेगी उतने उसमें शून्यकों की संख्या होगी। जैसे पहले पार्ट में आपको दिख रहा होगा, देखो x एक्सिस ये वाला है, ये कट कहाँ पे कर रही है, y एक्सिस पर कर रही है। तो x एक्सिस पर कहीं पर भी कट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब उसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। पहली चीज़ ये होगी। अब दूसरे पार्ट में मुझे शून्यकों की संख्या निकालनी है, तो देखो x एक्सिस पर केवल यहाँ पे कट कर रही है, ये तो y एक्सिस है, तो x एक्सिस पर एक जगह पे कट कर रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी 1। वैसे ही यहाँ पे तीसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा एक x एक्सिस पे यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 जगह पे कट कर रही है, तो शून्यकों की संख्या होगी 3। वैसे ही यहाँ पे देखो एक यहाँ पे कर रही है, एक यहाँ पे कर रही है, तो चौथे पार्ट में शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। वैसे ही पाँचवें पार्ट में आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, तो 4 जगह पे कट कर रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। और लास्ट पार्ट में एक देखो यहाँ पे केवल टच कर रही है, मतलब एक ही जगह पे कट करेगी, तो 1, 2 और यहाँ पे भी टच कर रही है, तो 3, तो 3 जगह पे टच कर रही है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है? तो यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।